हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करूंगा, समविभव बिंदु। समविभव बिंदु क्या है? यहाँ बिंदु वर्ड यूज हुआ है अमीनो अम्ल के विलयन की पीएच के लिए। अमीनो अम्ल के विलयन की पीएच के लिए समविभव मतलब जिस पर विभव समान हो गया है। तो हम जानते हैं धारा जो होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। समविभव मतलब जिस पर विभव समान हो गया है। जब विभव समान हो गया तो उसमें कोई धारा नहीं बहेगी। तो अमीनो अम्लों के विलयन की वह पीएच जिस पर विभव समान हो जाता है, जिस पर विभव समान हो जाता है, अर्थात अमीनो अम्लों का प्रवाह किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर नहीं होता। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धनाग्र और एक ऋणाग्र। तो अमीनो अम्लों के विलयन की वह पीएच जिस पर विभव समान हो जाता है, अर्थात अमीनो अम्लों का प्रवाह किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर नहीं होता, उसे हम समविभव बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर विलयन की चालकता कम हो जाती है, श्यानता कम हो जाती है और विलेयता, अमीनो अम्ल के जो विलेयता है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि घुलेंगे कब? जब इधर उधर फैलेंगे। अब जब उन्होंने गति करना ही बंद कर दिया तो वो नीचे सेटल हो जाएंगे। जब नीचे सेटल हो जाएंगे तो विलेयता घट गई, श्यानता घट गई और चालकता, धारा का प्रवाह हो नहीं रहा समविभव बिंदु पर, तो चालकता भी घट गई। तो ये छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने के बाद अब हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, प्रोटीन की संरचना। अब प्रोटीन की संरचना क्या है? तो प्रोटीन की संरचना को हमारी बुक में 4 भागों में बांटा गया है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुष्क संरचना। प्राथमिक संरचना 1 डिग्री स्ट्रक्चर, द्वितीयक संरचना 2 डिग्री स्ट्रक्चर, तृतीयक संरचना 3 डिग्री स्ट्रक्चर और फिर चतुष्क संरचना 4 डिग्री स्ट्रक्चर। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क संरचना, ये संरचनाएं बताई हुई है प्रोटीन की हमारी बुक के अंदर। प्राथमिक संरचना क्या है? प्रोटीन हमने पढ़ा अमीनो अम्लों से बने हैं। एक प्रोटीन में कम से कम 100 अमीनो अम्ल हैं। अब वो अमीनो अम्ल किस क्रम में जुड़े हैं? अगर वो 100 अमीनो अम्ल हैं तो किस क्रम में जुड़े हैं? पहले कौन सा अमीनो अम्ल जुड़ा है, उसके बाद कौन सा जुड़ा है, उसके बाद कौन सा जुड़ा है, उसके बाद इस क्रम को ज्ञात करना ही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या है? किसी भी प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल हैं, यानी अमीनो अम्ल की संख्या क्या है, वह उनका क्रम क्या है। अमीनो अम्लों की संख्या व उनका क्रम निर्धारित करना ही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाता है। तो ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। जैसे मान लो पहले ग्लाइसिन है, फिर वैलिन है, फिर एलानिन है, फिर फेनिलएलानिन है, फिर आर्जिनिन है, फिर हिस्टिडीन है। तो उनका क्रम और उनकी संख्या ये व्यक्त करना ही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है। क्लियर? जैसे हीमोग्लोबिन हमारा जो है, हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाया जाने वाला वर्णक है जो 574 अमीनो अम्लों से बना है। हीमोग्लोबिन का एक अणु 574 अमीनो अम्लों से बना है। तो संख्या कितनी है? 574। और वो किस क्रम में जुड़े हैं उसको व्यक्त करना ही हीमोग्लोबिन की प्राथमिक संरचना है। तो किसी भी प्रोटीन में अमीनो अम्लों की संख्या व उनका अनुक्रम व्यक्त करना ही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है। अब हीमोग्लोबिन के बारे में सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, जो 574 अमीनो अम्ल है, तो अपने को लगता है कि एक आधे का फर्क पड़ गया तो उससे क्या होगा। मान लो एक आधे का क्रम चेंज हो गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन रियलिटी यही है कि हीमोग्लोबिन में अगर ग्लूटेमिक अम्ल के स्थान पर वैलिन आ जाए, ग्लूटेमिक अम्ल के स्थान पर वैलिन आ जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ग्लूटेमिक अम्ल के स्थान पर अगर वैलिन आ जाए तो पूरा के पूरा हीमोग्लोबिन काम करना बंद कर देता है। इस रोग को हम लोग सिकल सेल एनीमिया रोग बोलते हैं। सिकल सेल एनीमिया। सिर्फ एक अमीनो अम्ल का परिवर्तन हुआ है, क्या? ग्लूटेमिक अम्ल के स्थान पर क्या आ गया? वैलिन।
तो पूरा के पूरा हीमोग्लोबिन काम करना बंद कर देता है। यानी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का बहुत अधिक महत्व होता है, अमीनो अम्लों के क्रम का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि उस क्रम में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाए तो पूरा का पूरा प्रोटीन निष्क्रिय हो जाता है। ये होती है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। अब हमने डिस्कस किया कि प्रोटीन में 100 या 100 से ज़्यादा अमीनो अम्ल है, कम से कम 100 अमीनो अम्ल है। इट मीन स्वाभाविक सी बात है, अगर मैं 100 अमीनो अम्ल जोड़ूँ, मान लो पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे कर करके 100 तक पहुँचूँ तो फिर तो प्रोटीन बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होनी चाहिए प्रोटीन की। और प्रोटीन इतना बड़ा होना चाहिए कि हमारी बॉडी में समाना नहीं चाहिए, हमारी बॉडी से बाहर रहना चाहिए वो। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन रियलिटी में प्रोटीन बहुत बड़ी संरचनाएं होते हैं। तो प्राथमिक संरचना तो एक स्ट्रेट चेन है उसकी, जो सिर्फ ये बता रही है कि उसमें अमीनो अम्ल किस क्रम में जुड़े हैं। तो फिर वो इतने बड़े बड़े प्रोटीन हमारे शरीर में समाये कैसे? तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा मैं आपको कि जैसे रस्सी है, रस्सी है तो दुकान में रस्सी पड़ी है, तो रस्सी वास्तव में बहुत बड़ी है, रस्सी बहुत बड़ी है। अगर वो दुकानदार इसको ओपन करके रखता तो ये कभी भी उस दुकान में समाती नहीं, इसलिए दुकानदार ने उसको फोल्ड करके रखा है। वो रस्सी जो होती है वो फोल्ड करके रखता है दुकानदार, और उससे अपने जितनी मर्जी रस्सियाँ ले लें वो उतनी रस्सियाँ हमारे को दे देगा। अगर वो ओपन करके देता तो एक भी रस्सी उसकी दुकान में पूरी नहीं आती। अगर वो खुली रखता, बिल्कुल बिखेर के सीधी लंबी पट्टी रखता, तो वो पट्टी उसकी दुकान से बाहर निकल जाती। सेम यही स्थिति प्रोटीन की हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी जो है वो दुकान है और वे रस्सी जो है प्रोटीन है। बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे तो ये प्रोटीन जो होगा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, इसलिए हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो फोल्ड होकर आया हुआ है। तो प्राथमिक संरचना जब फोल्ड होती है तो द्वितीयक संरचना बनाती है, द्वितीयक संरचना जब फोल्ड होती है तो तृतीयक संरचना बनाती है, और 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जब एक दूसरे पर फोल्ड हो जाती हैं तो चतुष्क संरचना बनती है। तो पॉलीपेप्टाइड है प्रोटीन, अगर 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे पर फोल्ड हो जाएं तो फिर चतुष्क संरचना बनती है। तो द्वितीयक संरचना प्राथमिक संरचना के फोल्ड होने से बनी। तो अब द्वितीयक संरचना जो है वो 2 प्रकार की है। एक तो है सीढ़ी नुमा, जिसे हम हेलिक्स बोलते हैं, हेलिक्स संरचना या अल्फा संरचना कह दें। हमारी बुक में अल्फा हेलिक्स संरचना कही हुई है, अल्फा संरचना या हेलिक्स संरचना। दूसरी जो संरचना है बीटा संरचना, जो कि चद्दर नुमा संरचना होती है, बीटा लहरियादार चद्दर संरचना, बीटा लहरियादार चद्दर संरचना। अब पहले अल्फा हेलिक्स की बात करूंगा मैं। तो ये एक पूरी श्रृंखला थी सीधी, अब ये फोल्ड हो रही है, देखो ये फोल्ड हो गई, हेलिक्स की तरह, रिबन की तरह फोल्ड हो गई है। तो ये अल्फा हेलिक्स संरचना बनती है। अल्फा हेलिक्स संरचना जब प्रोटीन की एक श्रृंखला, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला रिबन की तरह फोल्ड हो जाती है तो अल्फा हेलिक्स संरचना का निर्माण होता है। अब ये जो अल्फा हेलिक्स संरचना है, इसके जो विभिन्न भाग है हेलिक्स के, जैसे ये भाग है, ये भाग है, ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये आपस में हाइड्रोजन बंधों से जुड़ जाते हैं। क्योंकि हमने प्रोटीन में पढ़ा पेप्टाइड बंध है, पेप्टाइड बंध होता है CONH। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है पहले वो वीडियो देखे फिर आगे चले। तो CONH ये पेप्टाइड बंध है। ऐसे ही यहाँ भी पेप्टाइड बंध है CONH, ये पेप्टाइड बंध है। तो यहाँ हाइड्रोजन बंध बनेगा N और H के बीच, O और H के बीच। O और H जो होगा वो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार अल्फा हेलिक्स की संरचना में इसके कई भाग आपस में हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। मैंने तो जस्ट एक ही दिखाया है, CONH। तो इसका O इसके H के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ गया है। अतः अल्फा हेलिक्स जो होते हैं, हेलिक्स संरचना जो होती है वो दृढ़ होती है, हेलिक्स संरचना दृढ़ होती है, और इसके जो विभिन्न भाग होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। और इसमें मुक्त घूर्णन नहीं पाया जाता, मुक्त घूर्णन नहीं पाया जाता। और मेन जो हमारे बाल हैं वो इसी तरह के स्ट्रक्चर में, हमारे जो बाल हैं वो इसी तरह के स्ट्रक्चर रखते हैं, अल्फा हेलिक्स संरचना। फिर आती है बीटा लहरियादार चद्दर संरचना।
बीटा लहरियादार चद्दर संरचना। अब अल्फा हेलिक्स कब बनेगी? जब एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, यहां एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ली है हमने, एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के विभिन्न भाग हाइड्रोजन बंध से जुड़े, एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के विभिन्न भाग हाइड्रोजन बंध से जुड़े। और बीटा लहरियादार कब बनेगी? जब एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाएंगी। एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अगर हाइड्रोजन बंध से जुड़ी हैं तो बीटा लहरियादार, और एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला रिबन की तरह कुंडलित होगी और इसके विभिन्न भाग हाइड्रोजन बंध से जुड़ गए तो अल्फा हेलिक्स। अब यहाँ बना रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान रखना, क्लियर करना, बहुत ईजी डायग्राम है, बुक में थोड़ा क्लियर नहीं होगा, डायग्राम कंजस्टेड सा बना हुआ है। तो मैंने इस तरह एक लहरियादार फॉर्म दिखा दी, जैसे लहरें उठती हैं ऊपर नीचे उस तरह से, यूं ये लहरें उठ रही हैं। ऐसे ही इसके नीचे बिल्कुल सेम टू सेम अगली श्रृंखला बना दी, ये ऐसे इसके नीचे और बनाना चाहते हैं तो और बना दें। अब ये मैं एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बना रहा हूँ, तो इधर हमने लिया था एमिनो समूह। अब मान लो इसका H निकल गया, क्योंकि पेप्टाइड बंध में इसका H निकलता है। NH के आगे आ गया CH4, CH4 के आगे आ गया CO, CO के बाद वापस आता है NH, NH के बाद आ गया CH4, CH4 के बाद आ गया CO। तो ये मैंने एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई, कंटिन्यू में चल रही है जो, ये आ गया NH, NH के आगे आ गया CH4, CH4 के आगे आ गया CO, CO के आगे आ गया NH। तो अब आप देखें यहाँ हाइड्रोजन बंध बन जाएगा, ये हाइड्रोजन बंध बन गया। आगे चलें तो CHR, फिर आगे CO, फिर आगे NH आएगा, तो फिर हाइड्रोजन बंध बनना है। तो ऐसे ही आगे चलें NH, NH के आगे CHR, CHR के आगे CO, CO के आगे NH, तो यहाँ हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। तो इस प्रकार कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ जाती हैं। तो ये आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ गई तो एक शीट बन गई, क्योंकि ये आपस में जुड़ चुकी है तो पूरी शीट चद्दर बन चुकी है। अब उस चद्दर में लहरें उठ रही हैं, ऐसे ये लहर उठी हुई है, इसलिए इस संरचना को बीटा लहरियादार चद्दर संरचना, शीट स्ट्रक्चर, शीट कैसे बनी? सारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ने से, और फिर उसमें लहर उठ रही है तो इसलिए इसे लहरियादार बोला गया है, बीटा लहरियादार चद्दर संरचना। तो द्वितीयक संरचना दो प्रकार की है, अल्फा हेलिक्स और बीटा लहरियादार। अल्फा हेलिक्स जो है वो रिबन की तरह कुंडलित हुई, बीटा लहरियादार में कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़ी। अब तृतीयक कैसे बनेगी? द्वितीयक संरचना जो है वो फोल्ड हो जाएगी। द्वितीयक संरचना में अगर और ज़्यादा वलन आ जाएंगे, और ज़्यादा फोल्ड हो जाएगी, तो तृतीयक संरचना बन जाएगी। और हमारी बॉडी के अंदर तृतीयक और चतुष्क संरचनाएं ही पाई जाती हैं, प्राथमिक हमारी बॉडी में नहीं समा सकती। अब प्राथमिक फोल्ड हुई तो द्वितीयक बनी, और द्वितीयक फिर फोल्ड हो गई इस तरह से तो तृतीयक बनेगी, और फिर द्वितीयक, कई द्वितीयक जब फोल्ड हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर तो चतुष्क बनेगी। तो तृतीयक और चतुष्क संरचनाएं बहुत छोटी होती हैं और यही संरचनाएं हमारी बॉडी में समाती हैं। और तृतीयक संरचना में दो अणु आकृतियां बनती हैं मुख्यतः, एक गोलिकाकार और एक रेशेदार। एक गोलिकाकार आकृति होती है, इसमें ग्लोबुलर बोलते हैं इंग्लिश में, एक रेशेदार फाइब्रस। मैं बना के भी दिखा देता हूँ, एक गोलिकाकार है एक रेशेदार है, डायग्राम यहाँ बना के दिखा देता हूँ तृतीयक संरचना का। और चतुष्क जो है उसमें बहुत टिपिकल डायग्राम है, कई श्रृंखलाएं एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होती हैं। चतुष्क
जो है हीमोग्लोबिन हमारा चतुष्क संरचना में ही मिलता है। हीमोग्लोबिन जो है उसकी संरचना चतुष्क संरचना ही है। अब तृतीयक देखें, तृतीयक मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो तृतीयक में आपको रेशेदार और गोलिकाकार भाग दिखा दूंगा। अब द्वितीयक फोल्ड होगी तो तृतीयक बनेगी। द्वितीयक फोल्ड होगी तो तृतीयक बनेगी। अब ये द्वितीयक फोल्ड होगी और तृतीयक संरचना का निर्माण होगा यहाँ, और बिल्कुल रस्सी की तरह बन जाते हैं ये प्रोटीन, फोल्ड होकर और हमारी बॉडी में समा जाते हैं। तो अब यहाँ तृतीयक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। ये द्वितीयक है, द्वितीयक के ऊपर द्वितीयक फोल्ड हो गई। द्वितीयक पर द्वितीयक फोल्ड हुई तो तृतीयक बनेगी। द्वितीयक पर द्वितीयक फोल्ड होगी तो तृतीयक बनेगी। तो ये द्वितीयक पर द्वितीयक फोल्ड हुई तो तृतीयक बनी। ये जो मैंने बाउंड्री बनाई है ये अल्फा हेलिक्स की आउटर ली है मैंने, अंदर एक्चुअल में इसके हेलिक्स है इस तरह से। ये हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर, तो मैंने जस्ट एक आउटलाइन ली है हेलिक्स की, अंदर इसके हेलिक्स ही चल रही होती है पूरी। तो हेलिक्स जो है अल्फा हेलिक्स द्वितीयक संरचना है, और यहाँ द्वितीयक पर द्वितीयक फोल्ड की है मैंने, तो ये तृतीयक बनी है। द्वितीयक पर द्वितीयक, इधर भी हेलिक्स ही चल रही है, द्वितीयक पर द्वितीयक फोल्ड की है तो तृतीयक बनी है। तो अब आप देख सकते हैं आपको रस्सी जैसी संरचना यहाँ दिखाई दे रही है, और ये भाग जो इसका है, ये वाला भाग, ये रेशेदार प्रोटीन है, और आगे जो यूं गोलिकाकार भाग है ये वाला, ये भाग गोलिकाकार या ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो तृतीयक जो प्रोटीन होता है, तृतीयक संरचना जो होती है उसमें दो भाग होते हैं, ग्लोबुलर गोलिकाकार और एक फाइब्रस यानी रेशेदार। एक रेशेदार भाग होता है और एक गोलिकाकार भाग होता है, रेशेदार और गोलिकाकार। फिर चतुष्क संरचना बनती है जब कई द्वितीयक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती है वो एक दूसरे पर फोल्ड हो जाती हैं, तो चतुष्क संरचना का निर्माण होता है। तो सबसे पहले प्राथमिक बिल्कुल स्टेट है, प्राथमिक में फोल्ड है द्वितीयक, द्वितीयक फोल्ड हो गई तृतीयक, और कई द्वितीयक फोल्ड हो गई तो चतुष्क। तो अब बात करें अपने प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण, अब प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है? विकृतीकरण के बाद एक छोटा सा टॉपिक और है प्रोटीन में, वो भी अभी क्लियर कर दूंगा, प्रोटीन टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। अब विकृतीकरण क्या है, देखो प्रोटीन का, जब हम प्रोटीन को गर्म करते हैं, प्रोटीन को गर्म करते हैं या उसमें अम्ल मिलाते हैं या उसमें क्षार मिलाते हैं, या प्रोटीन को गर्म करते हैं या उसमें अम्ल मिलाते हैं या उसमें क्षार मिलाते हैं, तो ये जो फोल्ड हैं ये सारे फोल्ड खुल जाते हैं, यानी उसकी चतुष्क संरचना टूट जाती है क्योंकि वो फोल्ड से बनी है, तृतीयक भी टूट जाती है, द्वितीयक भी टूट जाती है। प्राथमिक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चतुष्क टूट जाएगी, फोल्ड खुल जाने हैं बस। तो प्रोटीन में को जब गर्म किया जाता है या उसमें अम्ल मिलाया जाता है या उसमें क्षार मिलाया जाता है, तो उसके जो फोल्ड होते हैं, जो वलन होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, जिससे प्रोटीन अवक्षेपित हो जाता है। इस अवक्षेपित प्रोटीन को हम लोग विकृत प्रोटीन कहते हैं, और यह क्रिया प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाती है। और विकृतीकरण का कारण पूछ लेता है, तो चतुष्क, तृतीयक और द्वितीयक संरचनाएं जो होती हैं वो टूट जाती हैं, सिर्फ प्राथमिक संरचना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फोल्ड खुलने से अवक्षेपण हुआ है उसका, और प्राथमिक में कोई फोल्ड नहीं होते हैं। और जो प्रोटीन होता है अवक्षेपित होने के बाद वो अपनी जैविक सक्रियता गुण जो होता है वो खो देता है। और विकृतीकरण जो है
विकृतीकरण में प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है और विकृतीकरण अनुत्क्रमणीय होता है। विकृतीकरण जो होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है। उदाहरण दूध से दही बनना। दूध में प्रोटीन है, हमने उसमें अम्ल मिलाया, खट्टा मिलाया तो अवक्षेप बन गया, दही बन गया। अब दूध के सारे गुण समाप्त हो गए हैं, जैविक सक्रियता उसकी ख़त्म हो गई है, उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी वो सारी ख़त्म हो गई है, वो दूध जैसा काम अब नहीं करेगी। और ये अनुत्क्रमणीय यानी एक ही दिशा में चलता है। तो दूध से दही तो हमने बना दिया, पर दही से वापस दूध नहीं बना सकते। और इसका जो उपयोग होता है विकृतीकरण का, वो किया जाता है रोग निदान में, डायग्नोस्टिक जो करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, रोग डायग्नोस्टिक में, डिजीज डायग्नोस्टिक में इसका यूज़ किया जाता है। आपको ध्यान होगा वो इंजेक्शन से अपनी वेन से ब्लड निकाल लेते हैं, उस ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, फिर उसमें एसिड या बेस मिलाते हैं और सेंट्रीफ्यूग में डालते हैं, जिससे हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो नीचे बैठ जाता है और ऊपर वाले सीरम से वो ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। तो रोग निदान में महत्व है प्रोटीन के विकृतीकरण का। तो विकृतीकरण है क्या? जब प्रोटीन में अम्ल मिलाया जाता है, क्षार मिलाया जाता है या उसे गर्म किया जाता है तो अवक्षेपित हो जाता है। इस अवक्षेपित प्रोटीन को हम विकृत प्रोटीन कहते हैं और यह क्रिया प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाती है। विकृतीकरण में प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है। फोल्ड खुलने के कारण उसकी चतुष्क, तृतीयक और द्वितीयक संरचनाएं टूट जाती हैं। प्राथमिक संरचना पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रोटीन का विकृतीकरण जो होता है वो सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होता है, यानी दूध से दही बन गई पर दही से वापस दूध नहीं बनेगा। अब प्रोटीन के प्रकार भी हैं अपने पास, ये तो होगा प्रोटीन की संरचना। अब प्रोटीन के प्रकार भी हैं। प्रोटीन के प्रकारों में एक तो हमारे को यही बताया हुआ है रेशेदार या गोलिकाकार। संरचना के आधार पर या संगठन के आधार पर रेशेदार या गोलिकाकार। रेशेदार या गोलिकाकार में मैं आपको बता दूं सबसे मेन बात जो है, सबसे मेन बात, रेशेदार प्रोटीन में जो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रोजन बंध दो प्रकार का होता है। एक तो अंतराणु। रेशेदार प्रोटीन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होंगी उनमें अंतराणु का हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा, अंतराणु का हाइड्रोजन बंध, और ये बिल्कुल रेखीय रूप में जुड़ेंगी। और ग्लोबुलर में जो हाइड्रोजन बंध होगा वो अंत्याणु का हाइड्रोजन बंध होगा, अंत्याणु, और ये कुंडली के रूप में जुड़ेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कुंडली नुमा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना अंत्याणु का हाइड्रोजन बंध के कारण बना, और ये रेखीय श्रृंखलाओं से बना होता है और अंतराणु का हाइड्रोजन बंध इसमें पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। रेशेदार प्रोटीन पूछ लेता है तो दो बातें ध्यान रखना। एक तो रेखीय विभिन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं वो रेखीय अणु से बनी हैं और उनमें अंतराणु का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और ग्लोबुलर का पूछ लेता है तो ये कुंडली नुमा प्रोटीन से बनी है और इनमें अंत्याणु का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। उदाहरण भी इसके याद रखने। रेशेदार का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है मायोसिन। क्रिएटिन भी रेशेदार होता है लेकिन मायोसिन सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है। और ग्लोबुलर का पूछ लेता है तो हमारा हीमोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन का उदाहरण है। हीमोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन का उदाहरण है। अब जल बटन के आधार पर प्रोटीन जो होते हैं, जल बटन के आधार पर अगर मैं प्रोटीन को बांटूं, जल बटन के आधार पर, यहाँ मैं प्रोटीन जल बटन के आधार पर बता रहा हूँ, तो वो दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक तो सरल प्रोटीन और एक सुगमित प्रोटीन। ऊपर वाले तो थे संरचना के आधार पर रेशेदार और ग्लोबुलर, रेशेदार और ग्लोबुलर, वो तो संरचना के आधार पर हैं। अब जल बटन के आधार पर प्रोटीन दो प्रकार के, एक सरल और एक सुगमित। सरल प्रोटीन जो होगा ये टूटने पर सिर्फ अल्फा अमीनो अम्ल ही देगा, यानी इसमें सिर्फ प्रोटीन भाग ही है, क्योंकि अल्फा अमीनो अम्ल से प्रोटीन बना है। तो सरल प्रोटीन में सिर्फ प्रोटीन भाग ही है, जैसे एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन हमारा बिल्कुल सरल प्रोटीन है, टूटने पर सिर्फ प्रोटीन ही देता है, वो अल्फा अमीनो अम्ल ही देता है और अल्फा अमीनो अम्लों से ही प्रोटीन बना है। तो सरल प्रोटीन वो होता है जिसमें सिर्फ प्रोटीन भाग ही है, और सुगमित प्रोटीन वो होते हैं जिसमें प्रोटीन भाग तो है ही है, प्रोटीन भाग के साथ साथ उनमें अप्रोटीन भाग भी होता है। तो जिन प्रोटीन में प्रोटीन भाग के साथ साथ अप्रोटीन भाग भी होता है उसे हम सुगमित प्रोटीन कहते हैं,
और इस ए प्रोटीन भाग को हम लोग प्रोस्थेटिक समूह एंजाइमों में अपने जनरली पढ़ते हैं किताबों के अंदर। बायो में हमने प्रोस्थेटिक समूह जो पढ़ा था वो ए प्रोटीन भाग ही था। तो जिन सुगमित सरल प्रोटीन क्या होगा, जो सिर्फ प्रोटीन ही है, यानी ये वाला सिर्फ हिस्सा है तो वो सरल प्रोटीन है, तो ये अल्फा अमीनो अम्लों से ही बना है। सुगमित प्रोटीन में प्रोटीन भाग तो है ही है, प्रोटीन भाग के साथ साथ ए प्रोटीन भाग भी है जिसे हम प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। ये आगे कई प्रकार के होते हैं, जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन में जो ए प्रोटीन भाग आएगा वो न्यूक्लिक अम्ल आएगा, तो न्यूक्लिक अम्ल आएगा यहाँ ए प्रोटीन भाग की जगह, तो वो न्यूक्लियो प्रोटीन बन जाएगा। ग्लाइको प्रोटीन में जो ए प्रोटीन भाग आता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लाइको वर्ड जो है, ग्लाई वर्ड जो है मिठे के लिए लगता है, और कार्बोहाइड्रेट जनरली मिठे होते हैं ज़्यादातर, सिर्फ पॉलीसैकेराइड को छोड़ दें अपने तो बाकी स्वाद में मिठे हैं। तो अगर ए प्रोटीन भाग कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लाइको प्रोटीन, तो इसमें एक तो आ गया न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन में ए प्रोटीन भाग न्यूक्लिक अम्ल। ग्लाइको प्रोटीन में ए प्रोटीन भाग कार्बोहाइड्रेट, और एक आता है क्रोमोप्रोटीन जिसमें ए प्रोटीन भाग कुछ वर्णक होते हैं, जैसे हमारा हीमोग्लोबिन और पादपों में क्लोरोफिल, ये क्रोमोप्रोटीन के उदाहरण है। क्रोमो वर्णक के लिए यूज होता है, तो क्रोमोप्रोटीन में जो ए प्रोटीन भाग होगा वो वर्णक होगा। न्यूक्लियो प्रोटीन में ए प्रोटीन भाग न्यूक्लिक अम्ल, ग्लाइको प्रोटीन में ए प्रोटीन भाग कार्बोहाइड्रेट, और क्रोमोप्रोटीन के अंदर ए प्रोटीन भाग जो होता है वो वर्णक होता है। तो सुगमित प्रोटीन में प्रोटीन के साथ साथ ए प्रोटीन भाग भी होता है जिसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। आगे फिर भागों में बांटा न्यूक्लियो, ग्लाइको और क्रोमो। न्यूक्लियो में न्यूक्लिक अम्ल ए प्रोटीन भाग है, ग्लाइको में कार्बोहाइड्रेट ए प्रोटीन भाग है, और क्रोमोप्रोटीन में वर्णक ए प्रोटीन भाग होते हैं। तो ये हमारा प्रोटीन टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया है। अगला टॉपिक हम लेकर चलेंगे डीएनए और आरएनए पर। थैंक यू।